बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बता दूंगा मैं आपको कैसे मैनेज होता है। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक मासूम सा क्विज दिया था, वो हो गया? पक्की बात है? उसमें आखिर में आंसर मैच हो गया? चलें जी, ओके सर। क्विज के क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरेस्ट एक्सपेंस मांगा है, वो कैसे आएगा भाई? इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मांगा है वो किससे निकलेगा, कूपन से या IRR से? एक्सपेंस कहाँ से मांगा है उसमें मुझे? वो इनकम है भाई, इनकम है। फीलिंग्स पे जाओ भाई, इनकम है। चल सी इनकम है, बोल दिया इनकम है। चलें जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये सीखा था कि जब मैं किसी डेट सिक्योरिटी को एक्वायर करूंगा तो डेट सिक्योरिटी की एक्विजिशन में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट मैं कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या करूं, इनकर करूं। आप लोगों की नज़र में अब तक इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? पहली प्रीमियम और, अच्छा आप मुझे एक एक करके जवाब दो तसल्ली से। प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आप लोग पे करेंगे आज, क्या वो एक्सपेंस आउट कर देंगे, कैपिटलाइज करेंगे? अच्छा, यानी हम ये कहेंगे कि दिस विल बिकम पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट, ऐसा ही है? अच्छा भाई, ये कहाँ से सर आ गए? अच्छा जी, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट। अच्छा बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा वो, तो हमने क्या कहा था कि हमें उसको एक्सपेंस आउट करना है। अच्छा, जब मैं उसको एक्सपेंस आउट करूंगा तो तुम लोग मुझे बताओ क्या स्ट्रेट लाइन पे या यूजिंग IRR? अच्छा, अब एक बात समझनी है, जब मैं IRR को यूज करके उसको एक्सपेंस आउट करूंगा तो टेक्निकली वो एक्सपेंस अलग से नहीं दिखेगा, वो इनकम को कम बुक करेगा, तो वो टेक्निकली इनकम और एक्सपेंस का नेट होगा। यहां तक क्लैरिटी है? यानी फिर हमने ये सीखा कि हम इनकम बुक करेंगे कम, पैसे आएंगे ज्यादा, बाकी जो होगी वो होगी अमोर्टाइजेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन माय इन्वेस्टमेंट। यहां तक बात क्लियर है? आओ जी अगला केस देखते हैं। मैंने ये कहा भाई कि अगर मैं यहां पर फोकस करूं तो इस सवाल में आप रीड करें, वो कह रहा है कंपनी ने परचेज किए हैं 15,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है ये पैसे वापस मिलेंगे हमें क्योंकि हमने परचेज किए हैं। आगे सुनिएगा, ऑन जनवरी 1, 2018, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, ऑफ ₹100 ईच। अच्छा जरा कॉन्सेप्चुअली समझना इस बात को खुदा के वास्ते। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने ये 100 रुपए का परचेज किया, 100 रुपए इज माई फेस वैल्यू, 100 रुपए इज माई फेस वैल्यू। अब यहां पे एक चीज सीखनी है, हमने कहा भाई सबसे पहले सर आप हमें ये बता दें कि अगर मुझे फेस वैल्यू इन टोटलिटी निकालनी है तो आप कहेंगे 15,000 को मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से तो कितना आ गया? 1.5 मिलियन, ऐसा ही है? अच्छा भाई अब आगे देखिएगा, एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। अच्छा अब टेक्निकली मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि लॉजिकली भी कनेक्टेड रहना है मुझे, मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं जो कंपैरेटिवली बहुत ही रिस्की कंपनी है, बहुत ही रिस्की कंपनी है। अच्छा आप सुनिएगा, बाज़ औक़ात हम बीइंग एन इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो मुझे रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा, ये बात आप समझें। तो मैं अब सामने वाली कंपनी को ये कह रहा हूं कि भाई देखो तुम्हें कोई और पैसे देने को तो वैसे भी तैयार नहीं है, मैं आपको पैसे दूंगा 3% कम, तो वो हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है? पीछे हमें मिल गया डिस्काउंट। यानी आप टेक्निकली लॉजिकली सोचें, मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आज ज्यादा होगी या कम ड्यू टू डिस्काउंट? वेरी गुड। अब इसको कनेक्ट करते हैं, दिस डिस्काउंट इज टेक्निकली माई इनकम। अच्छा अब देखें सौदा कैसे चल रहा है। मैंने उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें 3% पैसे कम दूंगा, उसने बोला सही है। फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे 3% कम दूंगा बट तुम जो मुझे रिटर्न दोगे वही फेस वैल्यू पे दोगे। उसने बोला अच्छा ऐसा होता है। मैंने कहा शाने जब तू मुझसे पैसे ज्यादा लेता है तो रिटर्न किस पे देता है? अब जब पैसे कम दे रहा हूं तो भी रिटर्न किस पे चाहिए? फेस वैल्यू पे। ये बात तो लॉक हो गई। अब बात होती है फ्यूचर की। मैंने उसको कहा कि आज मैं तुम्हें पैसे कम दे रहा हूं, मैं इसकी रिडम्पशन करवाऊंगा पार वैल्यू पे। रिडम्पशन किस पे?
पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। यानी आज यूं समझो कि मैं एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदूंगा 97 का, मुझे मिलेंगे 100 रुपए, तो टेक्निकली 3 रुपए मेरी हो गई इनकम। वो कहता यह है, तुम लोग लॉजिकली मुझे जवाब देना, वो कहता यह है कि ये जो 3 रुपए की तुम्हारी एडिशनल इनकम है, वो भी तुम वन टाइम रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसको भी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करोगे इन द फॉर्म ऑफ IRR। अच्छा, अब लॉजिकली मुझे बात बताओ, अगर मुझे आज एक चीज सस्ती मिली है और मुझे आगे पैसे मिलेंगे ज्यादा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं सिर्फ इस वजह से रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कम होगा और मेरा एक्चुअल रिटर्न, क्योंकि वो मुझे आखिर में पैसे दे रहा होगा ज्यादा। पहले बताओ ये बात यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी आगे। अब हमने ये कहा भाई इसको आगे लेके चलते हैं। कैरिंग अ रिटर्न ऑफ 12% फॉर 3 years रिडीमेबल एट पार, ये बात समझ आ गई। हमने कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी इज 5%। अच्छा, अब देखो एक और गेम है इसमें, मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है ना, मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है, एक मिनट रुकना भाई। हेलो जी, कौन, क्या यार, आप वो रिसेप्शन पे बोले वो मैमून से बात कराएंगे आपकी, सही है? अच्छा भाई आगे। अब मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 3% का फ़ायदा हो रहा, तो मैंने एडिशनल 5% दिया है, तो मेरा ओवरऑल IRR कूपन से कम होगा या ज़्यादा? कम होगा, क्योंकि ओवरऑल बेसिस पे नुकसान है। अच्छा, वैसे नुकसान नहीं है, वैसे फ़ायदा है, पर जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना फ़ायदा। तुम लोग मुझे एक और बात बताओ, इस केस के अंदर IRR दिया हुआ है 11.2398, 11.2398। अगर इसमें प्रीमियम भी होता जो मैंने दिया होता, तो IRR और कम हो जाता। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बच्चों कंफर्म करो जल्दी से। तो अच्छा, अगर डिस्काउंट 5% का होता और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 5% की होती, नहीं होता इक्वल। रीजन है, सुन लो मेरी बात। नहीं, मान ली चवल ना, सुन लो तुम। ये जवाब है। 5% फेस वैल्यू पे लगता और वो फेयर वैल्यू पे लगता, तो हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाता है डिफरेंस, तो वो अमाउंट के बेस पे फिर तुम डिसाइड करते हैं। मैं फिर रिपीट, अच्छा देखो ये टेक्निकलिटीज बताना क्यों लाजमी है। एग्जामिनर का ऑल टुगेदर दिमाग घूम जाए, वो तुम्हें बोले मुझे अकाउंटिंग नहीं चाहिए, मुझे रिपोर्टिंग भी नहीं चाहिए, मुझे बताओ ये हालात वाकयात में IRR पे क्या इंपैक्ट होगा, तो फिर तुम बोलोगे कि भाई अब क्या बताएं, क्योंकि अकाउंटिंग भी सीखी, रिपोर्टिंग भी सीखी, तो वो पूछ कुछ और है, तो वो लॉजिक्स पूछेगा तुमसे। अब लॉजिकली बात करते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बहुत ही सुकून से। अगर मैं कहूं कि 5% का डिस्काउंट है और 5% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो आप अमाउंट वाइज देखना, क्योंकि देखो 5% का जो डिस्काउंट लगेगा वो किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस पे लगेगी? फेयर वैल्यू पे। तो आप, अगर मैं इसी फिलॉसफी को भी यहां अप्लाई करूं ना, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की 5% कम होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का 5%, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे लग रहा है ना। तो वो सारी चीजें आप मद्देनजर रख के सोचिएगा। क्लियर है? आए जी देखते हैं। और फिर आती है इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी एम्बेड हुआ होगा। खैर आगे सुनिएगा। मैंने कहा सर अगर मुझे अब फेयर वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई इसको कितना डिस्काउंट मिला है, तो 45,000, तो ये कितना आ गया? ये आ गया सर 55,000। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब याद रखिएगा, अब मैं ओवर द पीरियड आज पैसे दे रहा हूं कम, आज पैसे दे रहा हूं और मुझे आखिर में पैसे मिलेंगे ज्यादा, तो टेक्निकली अब मैं इनकम बुक करूंगा ज्यादा सिर्फ इस वजह से। तो क्या ये भी IRR के अंदर एम्बेड हो जाएगी? यस सर। क्लियर है? यानी सिंपल उसूल बना लो, इन्वेस्टमेंट का फायदा 3 साल का है, तो जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो भी एक्सपेंस आउट ओवर द पीरियड होगी, जो भी इंक्रीमेंटल इनकम है वो भी इनकम बनेगी ओवर द पीरियड। किसके जरिए? IRR के जरिए, क्योंकि उसके अंदर सब चीजें शामिल हो जाती हैं। सही है जी? आगे फिर मैंने कहा कि सर अब आप देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके ऊपर लगा दो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है?
72750, ये आ गया 1527750, यही है भाई। अच्छा, इस टोटल अमाउंट को मैं क्या कहूंगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू नहीं, क्या कहूंगा? चलो मुझे बताओ लॉजिकली फेयर वैल्यू क्या है इसमें? 1455000। सर ये है फेयर वैल्यू, ये है जानी फेयर वैल्यू। आपने जो ज्यादा पे किया है वो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1527750। अब यहां से अंदाजा लगाओ, देख के तुम लोग मुझे बताओगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है या इंक्रीमेंटल इनकम ज्यादा है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है। कितनी है वो? 72750। इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है? तो ओवरऑल बेसिस पे, ओवरऑल बेसिस पे मेरी बात को पिक करना, ओवरऑल बेसिस पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है या इंक्रीमेंटल इनकम? वेरी गुड, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है अगर, तो आपका ओवरऑल बेसिस पे आईआरआर, तो आप जरा सवाल में देखें, आपका आईआरआर 12% से कम है। और अगर इस जगह प्रीमियम होता ना, जो आपने पे किया होता, जो आपको वापस, तो उस वजह से आईआरआर और कम हो जाता। भाई यहां तक बात क्लियर है? ओके जी। सर कूपन एक्सप्लेन कर दें। अहमद जानी कल की क्लास में तो बताया था, कूपन होता है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, जो सामने वाला रिटर्न मुझे देगा। सही है जी? अच्छा, अब याद आ गया। 1527750 कैरिंग इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है भाई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। चलिए जी, आप लोग मुझे बताएं, इसकी एंट्री बनेगी डे 1 पे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये हो गया 1527750, यही है भाई। अब जल्दी से मुझे शेड्यूल बना के देते हैं, जिसके अंदर आप इनकम चार्ज करेंगे कौन से रेट के ऊपर? 11.2398 के ऊपर। और कूपन किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे, वो भी कितने परसेंट पे? 12% पे। जल्दी से शेड्यूल बना के दे दो भाई, ये रहा आपके सामने। $1.5 मिलियन आ रहा है। ओके जी। सर आईआरआर से इंटरेस्ट इनकम निकालते हैं ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली आईआरआर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपकी एक्चुअल इनकम। मुस्तफ़ा, अभी मैंने आपके आने से पहले बताया कि उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस उसने गलती से लिख दिया था बावले ने, इनकम की जगह। इस पे उसका अलग से हिसाब करूंगा आज। जी जी बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी, बन गया 3 साल का शेड्यूल। अच्छा, आपने कहा भाई ओपनिंग आ गया 1527750, 1217, कैश कितना आएगा? 1,80,000, क्लोजिंग 1519,466। सर ये ईयर था 2018, हमारे पास आ गया भाई 2019। ये आ गया 1519,466 85। सर ये आ गया 1,80, क्लोजिंग 1510,251। अच्छा मुझे वैसे बताओ, ये जो आपके पास 27750 की नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये ओवर द पीरियड क्या हो रही है? अमोर्टाइज हो रही है। हमने कहा भाई 2020 के अंदर 1510251, इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम 169,749।
हमने कहा सर ये आ गया 1,80,000, ये आ गया 1.5 मिलियन, यही शेड्यूल बनाया। अच्छा भाई, अब अगर मैं यहाँ पे जाके तो 2018 की एंड की एंट्रीज बनाऊं तो आप कहेंगे कैश आएगा मेरे पास कितना, 1,80,000। इंटरेस्ट इनकम आप कहेंगे सर आएगी 1716, और सर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमोटाइज हुई कितनी, दोनों का डिफरेंस 8284। चलें जी, ये हो गया हमारा पहला साल। हमने कहा 2019 की बात करूं जानी तो हमारे पास कैश हो गया 1,80,000 रुपये से, इंटरेस्ट इनकम आ गई 170,785, और इन्वेस्टमेंट कितनी जानी 9215। अच्छा भाई, ये अमोटाइजेशन चल रही है। अच्छा मुझे वैसे ही एक लॉजिकली बात बता दो सारे बच्चे इंक्लूडिंग ऑनलाइन वालों तुम भी, यहां पे अमोटाइजेशन 72750 की हो रही है, हाँ जी नेट की हो रही है, सही है ना, नेट की हो रही है, क्योंकि नेट बेसिस पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है, वो अमोटाइज हो रहा है। बात क्लियर है? तो याद रखिएगा ये नेटिंग पे हो रही है, ग्रॉस बेसिस पे नहीं हो रही है। अच्छा टेक्निकली मेरी इस बात को भी वैलिडेट करो अगर तुम्हें समझ आए। मेरा ये मानना है आईआरआर के अंदर 3 चीजें हैं, इधर देख के बताओ जल्दी। आईआरआर के अंदर पहला कूपन, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नहीं समझ आया रिकॉल करवा लेना, कॉन्सेप्ट्स को पक्के रखो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे कोई मसला नहीं था, मैं खाली अकाउंटिंग सिखा के निकल जाऊं, बैलेंस हो जाएगा, खुश हो जाओगे, लॉजिकली समझो। मैं कह रहा हूं आईआरआर के अंदर 3 चीजें, एक जो सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा जो मुझे डिस्काउंट इनकम मिली है उसकी 3 साल की अमोर्टाइजेशन, उसकी 3 साल की, जिसकी वजह से मेरा आईआरआर इंक्रीज हो जाना चाहिए था। यानी आप इसमें देखें, समझें इस बात को कि सामने वाला मुझे कितना परसेंट प्रोवाइड कर रहा है, 12। डिस्काउंट दिया उसने, तो क्या मेरी एक्चुअल इनकम 12% रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी? अब तक इंक्रीज हो गई, तो ये भी मैंने अपने आईआरआर में डाल दिया। फिर मैंने ये कहा कि जो मैंने इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंकर की है, क्या वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंकर करने के बाद मेरे पास ओवरऑल नेट बेसिस पे एक एक्सपेंस भी आया, वो कितना था 72750। तो क्या मैं कह सकता हूं ये भी एक्सपेंस बुक होना है? यानी आप 3 चीजें कहें, कूपन इनकम बुक होनी है, डिस्काउंट इनकम बुक होनी है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस बुक होना है। तो ओवरऑल बेसिस पे तो इनकम ही बुक होनी है, पर नेट बेसिस पे इनकम बुक होगी 11.2398 की। तो क्या इस बात को कंक्लूड करेगा हम कि मेरे आईआरआर के अंदर 3 चीजें हैं? पहली जल्दी बताओ, कूपन, दूसरा डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम, तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वो तीनों इसके जरिए बुक हो रही हैं। अभी आपको अगर प्रूफ करके दिखा दूं मैं ये, आप 1.5 मिलियन पे लगाओ 12%, जल्दी से, जल्दी से लगाना भाई। 1,80,000, अच्छा 1,80,000 तो 1 साल का है ना, इंटू 3 540। आप क्या कहते हो ये क्या है? अच्छा डिस्काउंट आपको कितना मिला 45,000, ये इसमें ऐड हो जाएगा, इनकम में ऐड हो जाएगा ना। अच्छा भाई, और आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, वो कितनी है? इन तीनों को नेट करो, 5,512,250। अच्छा अब इसको टोटल करो, यानी आईआरआर में ये तीनों ही चीजें थी जो हमने अभी प्रूफ की हैं। क्लियर है? लॉजिकली समझाना चाह रहा था। आखिरी बार मेरी तसल्ली के लिए बता दो, आईआरआर इंक्लूड्स 3 थिंग्स, पहला कूपन, दूसरा डिस्काउंट इनकम, तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वो सारी पंचायत आईआरआर के जरिए रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि वो कहता है वॉट एवर यू वांट टू स्प्रेड, स्प्रेड थ्रू आईआरआर। क्लियर जी?
मैं वापस से रिपीट करता हूँ, देखो हमने कहा, मैंने अभी प्रूफ किया कि भाई 180 कैसे आएगा, 180 ऐसे आया ना, 1.5 मिलियन इंटू 12%, एक साल का आगे 1,80,000, 1,80,000 कितने साल मिलेगा, वो ये रहा 540। बिल्कुल कैश और इनकम का भी डिफरेंस लेंगे, पर वो डिफरेंस आ जाएगा ना मेरे पास। सही है जी। अगर प्रीमियम होता तो आईआरआर आपका क्या होता, तो आपकी ओवरऑल इनकम भी कम हो जाती। अभी करते हैं अगला सवाल। नहीं आप देखो इधर, जानी प्लीज तुम लोग मुझे बताओगे, जैसे इनका सवाल है कि सर व्हाट इफ इस सवाल के अंदर प्रीमियम होता डिस्काउंट के अलावा, तो आप क्या कहते हैं, आपके आईआरआर के अंदर कितनी चीजें होती, एक कूपन, दूसरा प्रीमियम एक्सपेंस, अब डिस्काउंट इनकम नहीं, प्रीमियम एक्सपेंस जो कि अमोर्टाइज होगा, और तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस जो कि अमोर्टाइज होगा। यहां पे सीन ये है, कूपन इनकम है, डिस्काउंट इनकम है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस है। अगर प्रीमियम होता तो कूपन इनकम होती, प्रीमियम एक्सपेंस होता और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी, जो कि सब किस में रिकॉर्ड हो जाता है, आईआरआर में। भाई क्लियर है, जानी पीछे जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हर साल बुक कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा ना, हर साल देखो वैल्यू क्या आ रही है, चेंज आ रही है। क्लियर है जी। हाँ तो फिर वो एड अप होता रहता। सही है। अच्छा भाई जैन कह रहे हैं कैन वी गेट नमाज ब्रेक, ब्रो आई स्टार्टेड 15 मिनट्स आफ्टर माई क्लास एक्चुअल टाइम, सो हाउ यू आर आस्किंग फॉर नमाज ब्रेक। ज़्यादा बोल ली, दे दूंगा अभी भाई, 7 बजे तक क्लास है ना, तो कौन से नमाज ब्रेक मांग रहे हो तुम, असर की तो यार मतलब शर्म करो भाई। चलो बीच में ब्रेक दे दूंगा मैं तुम्हें। सही है जी। सर डिस्काउंट की जगह प्रीमियम होता, चलो वो मैंने बता दिया आपको। चलें जी आगे लेके चलें भाई इसको, आ जाएं जी अगले पे, आगे एंट्री बनाने की नीड है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलें जी अगला सवाल मैं रीड कर रहा हूं, आप इसको अप्लाई करके देखेंगे जल्दी से। हसीब कह रहे हैं प्रीमियम और डिस्काउंट एक साथ कैसे हो सकते हैं, बेटा अलहदगी में होंगे ना। इन्होंने पूछा अगर वो होता तो क्या होता। सही है। हाँ हाँ हसीब मेरी जान, मैं भी यही कह रहा हूं, या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट। ये एंट्री दिखाने दो एक मिनट बच्चों को, ये रहा भाई। हसीब क्लियर है जानी जी। हाँ देखो रट्टा नहीं लगाना, ये तुम ना अभी याद कर रहे हो। देखो सिंपल सोचो यार प्लीज, खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट होगी, रट्टा नहीं लगाना। इतना लॉजिकली बता रहा हूं तो फिर लॉजिकली समझो ना, क्योंकि देखो जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, वहां पे तुम्हें ये चीज पे समझ आनी चाहिए। वहां पे तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है क्या हो रहा है, लॉजिकली समझना है कि पीएनएल में हिट कहां जा रही है। तुम सिर्फ इतना समझो, तुमने अगर आज ज्यादा पैसे दिए हैं तो तुम्हारा क्या है, वो एक्सपेंस है भाई। तुमने अगर आज ज्यादा पैसे दिए तुम्हारा क्या है, तुम उसको प्रीमियम का नाम दो कि तुमने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दी। और फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी, वो भी क्या है, एक्सपेंस है। तो कितने एक्सपेंस हो गए, ये तुम्हारी इनकम को क्या करेंगे, तो तुम्हारा आईआरआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम ये देखो कि तुमने एक्चुअल वैल्यू से पैसे कम दिए और तुम्हें आगे जाके पैसे मिलेंगे, तो ये जो डिस्काउंट तुम्हें मिला है तुम्हारी इनकम है, पर इसको भी रिकॉर्ड करना है ओवर द पीरियड। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर पे की तो वो तुम्हारा एक्सपेंस है, इससे तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस यूं सोचो। क्लियर है। सर डेट सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है जानी। चलें आ जाएं जी आगे। कंपनी परचेज 13,000 बॉन्ड्स ऑन जनवरी 1, 2018, पहले सुनिएगा फिर करिएगा इसको। सही है जी। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा आप मुझे जल्दी से देख के बताओ, तुम्हें समझ आनी चाहिए क्योंकि लॉजिकली बात कर रहे हैं। प्रीमियम तुमने पे किया है, तुम्हारा एक्सपेंस है, अभी एक्सपेंस बुक करूं या कैपिटलाइज करूं, स्ट्रेट लाइन पे एक्सपेंस आउट करूं, किसके जरिए, आईआरआर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी इनकम को कम कर देगा। बेहतरीन हो गया। आगे ये 12.5% क्या है, कूपन है। वेरी गुड। अब गेम समझने की है, ये जो तुम्हें सिखा रहा हूं मैं, इस पे फोकस करना, वरना हिले इधर उधर तो पे गया कॉन्सेप्ट याद से। रिडीमेबल, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये दोनों साथ आ सकते हैं, आओ अभी कराता हूं तुम्हें साथ।
हाँ अब इसको समझना है, अब इसको गेम को समझना है। अब इधर देख लो सब, मैं सारी किस्से कहानियां करवा रहा हूँ, एग्जाम में कुछ भी पूछे तुम्हें पता होगा। लॉजिकली इस बात को समझो प्लीज, खुदा के वास्ते फोकस होकर देखना, इसमें हिलना नहीं इधर उधर। इधर मैंने कहा आज बात हो रही है, आज डेट है जनवरी 1, 2018। यही है सवाल के अंदर। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा, भाग होता मैं करवाऊंगा नहीं, तुम खुद करोगे, ये लॉजिक समझो इसकी बस। मैंने कहा आज फेस वैल्यू कितनी है भाई, चेक कर लें, 100, ऐसा ही है। आप प्लीज 100 के ऊपर अगर 13,000 को अप्लाई करें तो 1.3 मिलियन हो गया। चलें जी, हमने कहा ये हो गया हमारा 1.3 मिलियन। अच्छा, हम कह रहे हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, यही है। चलें जी, हमने कहा इसके ऊपर क्या पे किया हमने, प्रीमियम। आपके सामने लिखा हुआ है प्रीमियम पे किया है मैंने, मेरी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से जा रहा है। आगे सुनिएगा। अच्छा भाई, मैंने कहा कि 5% का जो प्रीमियम है वो आप कह लें कि वो 5 रुपए हो गया। इसको 13,000 से मल्टीप्लाई करो, यही है। हमने कहा कि भाई सर जब ये किस्सा कहानी हो गया तो हमने इसका जब टोटल निकाला तो ये आ गया 1365,000। अभी यही तो गेम समझना है। हमने कहा 1365,000। अब इसमें से हम जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये जो 65,000 रुपये, इसको हमने बोला ये अलग है, ये एक्सपेंस है। इस बात को मानते हो सब? ये क्या है? एक्सपेंस है। भाई ऑनलाइन वालों प्लीज खुदा की कसम है तुम्हें लिखो, मरना नहीं है। एक्सपेंस है ना, ये हाँ या ना तो जवाब तो दो। एक्सपेंस है ये, सही है जी। आज तुमने क्या किया, इसको एक्सपेंस होगा किसके जरिए? IRR के जरिए। यहां तक बात फिक्स होनी चाहिए भेजे में। आज आप कैश आउट करेंगे और ये डेबिट हो जाएगा, और ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट होगा यूजिंग IRR। एक्सपेंस अलग से देखा गया, ये इनकम कम होगी। अब एक और चीज सुनो, अब इसको अगला कनेक्ट करते हैं हम। आगे मसला ये डाल दिया रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट। अब जरा फोकस हो गया, और जो तुम लोग घर पे लेटे हुए वो बैठ के सुन लो उसको खुदा के वास्ते। अच्छा भाई, 1365,000 में से आपको पता है कि 65,000 नहीं मिलेगा। 65,000 तुम लोग मुझे बताओ, 65,000 अगर नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से IRR इनकम। अब बात करते हैं, इसको लेके गए हम आफ्टर 3 इयर्स, ताकि यहां कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। सही है जी, आफ्टर 3 इयर्स आ गए। मैं अगर ये कहूं आफ्टर 3 इयर्स, खुदा के वास्ते तो फोकस होके देखना, आफ्टर 3 इयर्स मुझे ये लगता है कि मुझे 3 रुपए पर डिबेंचर वापस नहीं मिलेंगे फेस वैल्यू का। यस, प्रीमियम या डिस्काउंट विल ऑलवेज बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेस वैल्यू। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं, खुदा के वास्ते तो सुनना, क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे अब 100 रुपए नहीं 97% मिलेगा, और 97 इंटू 13,000 अगर मैं करूं 1261,000। अब आप जरा यहां पे फोकस करें। मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से यहां तक का डिफरेंस लूं, यहां से यहां तक का डिफरेंस लूं, तो आप प्लीज मुझे बताइए अमाउंट कितनी आती है? वेरी गुड यार, ये भी क्या है? पर मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं, खुदा के वास्ते उसको सुनना ताकि लॉजिकली समझ आए, वरना बच्चा एंट्री में फंस जाएगा। मेरा ये मानना है कि आज आपकी जेब से 1365 जाएगा, जिसमें से 65, और मेरा ये मानना है कि 65 तो नहीं मिलेगा, इसमें से भी ये नहीं मिलेगा। अब इस बात में कोई शक व शुबा है तो बताओ, फिर आगे बढ़ूंगा। 2 बातें समझो, मैंने उसको फेस वैल्यू दी, मैंने उसको प्रीमियम दिया, मैंने उसको फेस वैल्यू दी, मैंने उसको, वो कह रहा है प्रीमियम तो नहीं दूंगा, फेस वैल्यू में से भी कुछ पोर्शन
पर आज तो तुम्हारी जेब से चले गए ना। अब बच्चा बेवकूफ़ी एग्जाम में ये करता है कि इसको 39,000 को अलग से एक्सपेंस बुक करता है। मैं कहता हूं आज तुमने इसको कैपिटलाइज किया हुआ है, अब ये ओवर द पीरियड, अब मैं बहुत ही की एलिमेंट कहने वाला हूं इस अकाउंटिंग का, ओवर द पीरियड आपका जो अब एक्सपेंस हो रहा होगा ना, उसमें ये भी एक्सपेंस होगा और इसके अंदर छुपा हुआ 39,000 भी क्या होगा। यानी आप सब मुझे एक बात बताएं, अब एक्सपेंस कितने हो गए? एक प्रीमियम जो आज आपने दिया है, दूसरा गलत, हर्ट कर दो, फेस वैल्यू। बात समझे, गलत, ये बिल्कुल इधर टारगेटेड बात करनी है। मैं कह रहा हूं आज आपने फेस वैल्यू दी नहीं दी? अबे हाँ या नहीं? हाँ दी। क्या आपने प्रीमियम पे किया? सामने वाला बंदा कह रहा है बेटा अब तुझे प्रीमियम भी वापस, और वो तुम्हें कह रहा है पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो तू बोलेगा मैं डाल क्यों रहा हूं पैसे? आप बोलोगे कि भाई मुझे पूरी फेस वैल्यू में से एक हिस्सा वापस, तो टेक्निकली वो भी अब एक्सपेंस आउट होगा। और वो कितना एक्सपेंस आउट होगा? 39,000, जो कि आज तुमने कैपिटलाइज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, पहले कहता समझ नहीं आती, अब समझ आएगी। ये 39,000 की अकाउंटिंग आपको नहीं करनी, IRR के जरिए हो जाएगी। 39,000 की अकाउंटिंग आप लोगों ने नहीं करनी IRR के जरिए, क्योंकि अब वो जो इनकम आप लोग बुक किया करते हैं वो उससे भी कम होगी, तो आपकी अमोर्टाइजेशन ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। पहले बताओ भाई, ये रिडेम्पशन एट डिस्काउंट वाला मतलब समझ आया? कि जो रिडेम्पशन पे डिस्काउंट होगा वो आपकी दी गई फेस वैल्यू से होगा, उसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अच्छा, आप एक और सोने पे सुहागा, जो आज आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की वो वापस मिलेगी? वो भी। तो आप कंक्लूड करके मुझे बता दो, आज आपने फेस वैल्यू दी, प्रीमियम दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी, जल्दी बताओ ट्रांजैक्शन कॉस्ट वापस आएगी? एक्सपेंस है। IRR क्योंकि इनकम, क्योंकि अमोर्टाइजेशन, वेरी गुड। प्रीमियम वापस मिलेगा? आपका एक्सपेंस है, इससे IRR, क्योंकि आपकी अमोर्टाइजेशन, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही जा रहे हो। फेस वैल्यू आज आपने दी है, पूरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ नहीं मिलेगा क्या वो भी एक्सपेंस होगा? इससे IRR, अमोर्टाइजेशन, लॉजिक समझ आई? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जी जल्दी से, सारे बच्चे भाई। मुस्तफा आप क्लियर है? जल्दी से, जानी कोई कंफ्यूजन हो क्लियरली पूछो जी। एंट्री में बिल्कुल शो नहीं करना, वो ओवर द पीरियड की अमोर्टाइजेशन में खुद ही उसमें खप जाएगा। क्लियर है? चलें जी जी। यस, हमेशा डिस्काउंट और प्रीमियम विल बी अप्लाई टू फेस वैल्यू। सही है सर, डिस्काउंट ओवर द पीरियड टाइम जाएगा एक्सपेंस, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब लॉजिकली बात कर लेते हैं। अब तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लेना, लॉजिक क्या है। अगर मुझे आखिर में पैसे कम मिलेंगे तो मेरा क्या है? नुकसान है। आप मुझे बताना, अगर मुझे आखिर में पैसे, तो मेरा क्या है? तो ये नुकसान शुरू में बुक करूं, आखिर में बुक करूं, या ओवर द पीरियड? किसके जरिए? और वो खुद ही बुक हो जाएगा, क्योंकि वो फेस वैल्यू के अंदर अमाउंट ऑलरेडी शामिल है, जो कि आपको आखिर में, तो वो अपने चंक्स के हिसाब से एक्सपेंस आउट कर करके वो अमाउंट कम बचाएगा। अब अगर आपने सवाल ये सही किया तो उसका आंसर आखिर में बचेगा 1261,000। जल्दी से करके दिखाओ फौरन से। %5 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बोल रहा मैंने एक 100 रुपए की चीज 5 रुपए ज्यादा पे खरीदी, जो रिटर्न कितना दे रही है? 12.5। नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं करेंगे जानी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में बस इसी 1365 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करेंगे, खत्म। डिपेंड करता है कि डिस्काउंट ज़्यादा या प्रीमियम। तो IRR डबल हो जाएगा ना।
हाँ जानी, हो गई अकाउंटिंग? चलें जी। अच्छा जी, इसका सम बन गया था 1365, इस पे आपने ऐड कर दी 4775। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1412। आपने इसकी एंट्री बनाई होगी भाई इन्वेस्टमेंट, ये आ गया भाई आपके पास 1412। चलें जी, हमने कहा कि सर अब हमारे पास आ गया ओपनिंग इंटरेस्ट इनकम, कैश और क्लोजिंग। हमने कहा सबसे पहला ईयर है सर 2018 है इसमें, और हमने कहा भाई 1412,775। वन वन फाइव, यह आ गया 162,500। क्लोजिंग 1366,114। हमारे पास 2019 आ गया 1366,114। इस पे इंटरेस्ट इनकम 1315। 2020 आ गया भाई 1315। बच गया आखिर में ये। और टेक्निकली आपने जो सोचा था कि भाई इतनी इनकम होगी, इतना एक्सपेंस होगा, सब नेट होके यही बच गया, जो कि रिकॉर्ड भी हो चुका है। अब एक सवाल है सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का रेट प्रीमियम के बाद वाली अमाउंट पे लगेगा या फेस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे, प्रीमियम के बाद वाली अमाउंट पे। सही है, हमेशा फेयर वैल्यू पे। अच्छा, इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल प्लीज जल्दी बताओ। 3357,5725। अगर वैसे ही इसका अगर हम ब्रेकअप बनाएं तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर एक तो कूपन शामिल है, कितने का? अच्छा, आप ये कर लेना सिंपल, 162,500 का 3, आपने कहा 487। सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा। अच्छा सर, आप ये बोलें कि प्रीमियम एक्सपेंस है 65,000 रुपये का, ये कितनी? 4,775। सर ये अभी भी मैच नहीं हो रहा। वेरी गुड जी, डिस्काउंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं रिडम्पशन एट डिस्काउंट, कितना? इन सबको नेट करो तो मैच हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी मैंने यही कहा था कि IRR इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो कि आपको ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना चाहिए। इस वाले केस में 1.3 मिलियन से मैच नहीं कर रहा, तो बेटा इसलिए नहीं मैच कर रहा ना क्योंकि उसने लिखा किस पे था? रिडम्पशन किस पे? 3% के डिस्काउंट के ऊपर। तो यही है वो,
क्लियर है? अच्छा भाई जैन देखो, और आप सब बच्चे देखो, मैंने ये बताया था पहले कि IRR की कैलकुलेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पर आई प्रॉमिस जब ये IFRS 9 की आखिरी क्लास होगी उस दिन मैं IRR निकालना सिखा दूंगा। नहीं, कैलकुलेटर पे भी निकल सकता है, पर उस गली में जाने ही क्यों, यहाँ पे कोई है ही नहीं। सही है इधर। खैर अभी बिला वजह नहीं चलते उस वाली गेम के अंदर, मैं सिखा दूंगा आखिरी क्लास में, वो भी एक्सेल पे सिखाऊंगा। फिर घर पे जब फारिग बैठे हो ना ज़िंदगी से बिल्कुल, तो एक्सेल खोलना, टक करके एंटर मारना, आंसर सेम आएगा। सही है, पर वैसे ही सिखा दूंगा ताकि नॉलेज के लिए। सही है, चलें जी, ओके। पर वैसे MFA में सर सिखा देंगे आपको, सर अहमद वहाँ पे है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है। सही है जी, चलें जी। अब ये आप देखें, करें, सोचें कैसे होगा सवाल। नजर नहीं आ रहा? अब सही है? डन, मैच हुआ, चलो गुड। बिल्कुल सही था। और फैज़ान हाँ जी, इस सवाल के अंदर आपको फेस वैल्यू बता दी गई है, और वो बता ही रहा है कि भाई फेयर वैल्यू की डिटेल्स इस दिन के ऊपर ही है। तो जब ये बंदा ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड यानी PIB परचेज करने जाएगा तो उसको उसकी फेयर वैल्यू कितनी कोट की जाएगी? तो ये खरीदेगा भी 120 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये की फेस वैल्यू पे 20 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। तो ये आपको एक्टिव मार्केट देख के समझ आता है। यानी आप कभी किसी क्लाइंट पे ऑडिट करने जाएंगे इंशाल्लाह फर्म, तो आपको दिखेगा कि उसकी डील टिकट होगी। डील टिकट होती है परचेज के डॉक्यूमेंट्स, कितने पे डील हुई, उसको आपको दिखेगा कि भाई 100 रुपये की फेस वैल्यू है। आपको उस दिन की मार्केट वैल्यू देख के जानी होगी, तो आप मार्केट में जाएंगे, देखेंगे उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी। फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस क्या दिखेगा? प्रीमियम। और ये प्रीमियम आप अगर देखें तो उसने 20 रुपये का पे किया है, और आखिर में देखें वो कह रहा है कि ये जो बॉन्ड है इसकी लाइफ कितनी है, 4 साल, और ये रिडीम कितने पे होगा? 10 रुपये के प्रीमियम पे। तो आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड के अंदर 110 का ये रिडीम हो रहा है, क्योंकि जब ये बॉन्ड मिच्योर होते हैं, जब इसकी लाइफ खत्म होती है, तो इसकी रिडम्पशन वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर और गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि अब तो आखिर में पैसे ही वापस आएंगे ना, तो उतने पे आएंगे जितने एग्री हुए थे। यहां तक बात क्लियर है भाई? चलें जी, अब आगे हमने ये कहा कि भाई अगर मैं इनिशियली देखूं तो आप मुझे बताएं फेस वैल्यू कितनी है जी? 1 मिलियन। ये आ गए भाई 1 मिलियन। आपने कहा कि आपने इसमें प्रीमियम ऐड किया 20 इंटू 10,000, तो ये आ गया भाई आपका 1.2 मिलियन। यही है? अच्छा भाई, अब हमने ये कहा कि इसके बाद
हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और वो कह रहा है कि 2% है, 24,000। ये कितना आ गया? कोई ऐसा जिसने ये निकाल ली थी? वेरी फ्यू। और सच में बता दो बाकियों ने गलत निकाली थी। चलो जी कोई नहीं, अब पहले बात समझ आ गई है। चलें जी ओके। अब हमने कहा भाई इनिशियल कैपिटलाइजेशन तो हो गई और हमने ये किया इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 122 चलें जी सर, अब अगले पेज पे बना लेते हैं इसका शेड्यूल 1224000। हमने कहा सर इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 226395, 2.5 लाख रुपए का आपका कूपन आ गया 1200। अच्छा एक और बात बताओ, जो तुम्हें आखिर में प्रीमियम मिलेगा वो भी तुम्हारी इनकम है, तो वो IRR में एम्बेड हुई कि आपको शुरू में कुछ भी नहीं करना। अच्छा भाई, तो हमने ये कहा ये साल था 2020 है, हमने कहा 2021 के अंदर 1200 22209 ये 24। अच्छा हमने कहा 117224 216855 पे 2.5 लाख और ये 11। हमने कहा सर अब आ गया 2023 और हमने कहा 1139279 21724 ये आ गया। ये भाई यानी टेक्निकली आपने 20 रुपये ज़्यादा दिए थे और आपको वापस मिले हैं 10 रुपये ज़्यादा, तो टेक्निकली आपको 10 रुपये की बचत हो गई, पर एडिशनली आपने 10 रुपये का एक्सपेंस किया है जिसकी वजह से आपका IRR कम हो गया था। यहाँ तक क्लैरिटी है भाई? तो इस नौयत का सवाल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने खाली दिमाग खुला रखना है कि फेयर वैल्यू मार्केट से मिल जाती है, फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? प्रीमियम। क्लैरिटी है भाई? 100% ठीक किया, वेरी गुड जी। ओके चलें जी, अब अपने पास आप हेडिंग डाल दें मॉडल्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज, मॉडल्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अभी देते हैं। ऑडिट की क्लास बिल्कुल ये किसने का नहीं है भाई? अच्छा भाई, अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ, हमने अकाउंटिंग सीख ली, अब हमारा तरीका अलग है, अकाउंटिंग सीख ली, अब समझ जाएंगे कि मॉडल कौन कौन से हैं। इक्विटी सिक्योरिटी में कितने मॉडल थे? फेयर वैल्यू थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू। अच्छा अब फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे कब जाते थे? जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो, और PNL पे शॉर्ट टर्म हेल्थ फॉर ट्रेडिंग हो। मेक सेंस? चलें जी, यील्ड 25 को एक्सप्लेन करते हैं। यील्ड का मतलब है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, कभी वो यील्ड का नाम यूज करेगा, कभी वो रिटर्न का नाम यूज करेगा, कभी वो इंटरेस्ट का नाम यूज करेगा। सही है लाइबा? ये है। अच्छा भाई, अब 3 मॉडल्स के नाम लिख लेते हैं। हमने कहा भाई पहला हाँ भाई, तुम में से कोई बता दे अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है? जो हमने कॉस्ट कैपिटलाइज की थी
उसमें से जो कुछ अमोर्टाइज हुआ उसके बाद जो बच गया वो क्या कहलाती है। अब इस केस के अंदर इस टेबल को देख के बताओ इसमें कॉस्ट क्या थी, 1,224,000 ये थी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या थी? अब मैं आपसे ये पूछूं अमोर्टाइज कॉस्ट क्या है? 1,200,395 1,200, क्योंकि इसमें से एक साल कुछ अमोर्टाइज हो गया और वो जो अमोर्टाइज हुआ है वो है प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दो चीजें अमोर्टाइज होने के बाद जो बच गया वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अमोर्टाइज कॉस्ट। चाहो तो यहां पे एक एंट्री बना के इसको प्रूफ करके खत्म करो। हमने कहा कि भाई आप यहां पर कैश ले आए कितना, 2.5 लाख रुपए। ये हम बात कर रहे हैं 2020 की। अच्छा भाई आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की 226395, इसमें से आपने कहा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट हो गई कितने से? इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 23। अच्छा ये वाली जो अमाउंट है आपकी, ये वाली जो अमाउंट है आपकी सर, ये हुई है आपकी अमोर्टाइज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आपकी अमोर्टाइज हुई है 23,605, ये किन दो चीजों की अमोर्टाइजेशन है? प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से कैलकुलेटर पे सिर्फ 1,224,000 में से ये माइनस करो। 1,224,000 में से 23,605 अगर माइनस करेंगे तो 1,200,395 आता है, यही है। तो भाई यही वो अमाउंट है जिसमें से अमोर्टाइज होके ये बच गया है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है? अमोर्टाइज कॉस्ट। अब एक और चीज सिखानी थी क्योंकि सवाल की सीक्वेंस मैंने अपने हिसाब से बनाई है। इस सवाल में आप देखें आपकी फेयर वैल्यू 125 पे चली गई, आपकी फेयर वैल्यू 132 पे चली गई। आपने उसको मॉनिटर नहीं किया था क्योंकि आपका मॉडल क्या था? अमोर्टाइज कॉस्ट। यानी कभी आप ये देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है कि आप उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे, तो आपने डे 1 पे परचेज किया, सब उसमें कैपिटलाइज किया, आप बस अमोर्टाइज होने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगी अमोर्टाइज कॉस्ट। उस दिन पे उसकी फेयर वैल्यू कुछ भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि मेरा अकाउंटिंग मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल है या अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है? अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? तभी जानबूझ के ये करवाया था ताकि मैं आपको ब्रीफ कर पाऊं कि फेयर वैल्यू होना अलग बात है, अमोर्टाइज कॉस्ट होना अलग बात है। भाई ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? जल्दी से। ये आ गया जी हमारे पास पहला मॉडल। अब हम चलते हैं अगले पे। ये आपको पता है फेयर वैल्यू हाँ भाई ये पता है, रखेंगे किस पे? फेयर वैल्यू पे। और जो चेंजेस होंगे वो कहां से लेके जाएंगे? OCI से। ये हमें मॉडल का मालूम है कि भाई इसका मतलब क्या है। हमने कहा ये आ जाएगा ये। भाई कितने मॉडल हो गए? इन तीनों में से कौन सा एक इक्विटी में नहीं है? क्योंकि वहां पे आपको इक्वल रिटर्न्स या एनुअल रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते, तो वहां पे आपके पास अमोर्टाइज करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो इसलिए वहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। सही है जी। फिर रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी सिक्योरिटीज में सिर्फ कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू डेट सिक्योरिटी में कितने? 3। अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। बट अभी हमने ये नहीं सीखा कि हम यहां कब आएंगे, वहां कब जाएंगे और वहां कब जाएंगे। अभी सिखा देता हूं। हमने ये कहा कि भाई हम यहां पर अमोर्टाइज कॉस्ट में तब आएंगे जब आपकी कुछ नियत होगी। इंटेंशन पे बात करते हैं, बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? बिजनेस मॉडल। अगर आपका बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसको हम कहते हैं इसकी ज़बान में SPPI। यानी आपको अगर स्टेट टैक्स में लिखा हुआ दिखे या IFRS में लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ है, बात समझिएगा।
होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या लिखा हुआ है? होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट। आप इसको तर्जुमा करके इससे कनेक्ट करते हैं। हमने अभी जो सवाल किया, इसमें हमारी नीयत ये थी कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो मुझे वापस मिल जाए सूद समेत, बस। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। यानी इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करूं तो मैंने उसको रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसके अलावा मेरा कोई गर्ज नहीं है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। इसमें नीयत क्या है कि सिर्फ क्या खाना है? इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कोई कमाई नहीं होती है, वो मेरे पैसे की रिडम्पशन होती है। अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें जो प्रीमियम आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, वो भी एग्रीड है, पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अब इस सवाल में देखो, मैंने एक चीज लिखी हुई थी जब ये सवाल ड्राफ्ट किया था, वसी लिमिटेड इंटेंशन इज टू कीप दीज बॉन्ड्स टिल, यानी मुझे इसको आखिर तक रखना है। तो इसका मतलब क्या? सोनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट। ये देखो, एट अमोर्टाइज कॉस्ट, यानी आपको सवाल में वो लिख के दे, आपको मॉडल का नाम नहीं पता है किस पे रखना है। वो बोले भाई कंपनी ने 15,000 बॉन्ड परचेज किए, डिबेंचर परचेज किए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किए। ये कौन कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है सवाल में। और आपको ये नहीं बताया कि अमोर्टाइज कॉस्ट से अकाउंटिंग करनी है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए से करनी है या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से। आपको सिर्फ इतना सा लिख के दे दे कि कंपनीज इंटेंशन इज टू होल्ड दीज बॉन्ड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। तो वो क्या कहना चाह रहा है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे, क्योंकि भाई इसका मकसद ही यही है कि जो एडिशनल चीजें कैपिटलाइज की है वो अमोर्टाइज कर करके आखिर में पहुंचा के खत्म कहानी। भाई यहां तक बात की क्लैरिटी है? यानी सर या तो वो कह देगा अमोर्टाइज कॉस्ट से अकाउंटिंग करके दो, या तो वो कहेगा अमोर्टाइज कॉस्ट से अकाउंटिंग नहीं करो। उसकी इंटेंशन ये है कि वो उसको या तो मैच्योरिटी तक रखेगा या तो होल्ड करेगा टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट, जिसको हम कहते हैं SPPI। भाई यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? चलिए जी, ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म करो, ये क्लियर है कि यहां पे तब आएंगे जब होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। चलिए जी आगे। अब यहां पे सर देखिए, वापस ये लिख दिया होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसके अंदर एक चीज ऐड कर देते हैं, बट विल सेल इफ प्राइसेस आर फेवरेबल। इसको वो टेक्निकली IFRS में कहता है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। होल्ड टू, साथ साथ बोलोगे, होल्ड टू कलेक्ट एंड। वो बोल रहा है कि भाई अगर किसी इदारे की ये नियत है कि डेट सिक्योरिटी खरीदी है आइडियली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की कलेक्शन के लिए, पर हो सकता है कि बेच दूं, हो सकता है कि अगर प्राइसेस फेवरेबल हुए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब हम ये समझ रहे हैं कि अगर आपने डेट सिक्योरिटी खरीदी, तुम बताओगे मुझे, अगर आपने डेट सिक्योरिटी खरीदी एंड यू आर सेइंग दैट आई वांट टू कीप दिस सिक्योरिटी टिल मैच्योरिटी, तो अमोर्टाइज कॉस्ट। अगर मैंने कहा आप लोगों ने सिक्योरिटीज खरीदी और आपकी इंटेंशन ये है कि मैं इसको रखूंगा टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट बट आई कैन सेल, तो फेयर वैल्यू थ्रू, यानी अभी भी वो कह रहा है मैं रखूंगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए, मैं रखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मुझे समझ आ गया तो मैं बेच दूंगा। तो कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, बेहतरीन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आखिरी आ गया, ये तुम लोगों में से आराम से बता सकते हो। ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं इक्विटी सिक्योरिटी में भी इंटेंशन और यहां पे भी इंटेंशन समवॉट सेम है? वहां पे सिर्फ अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं है, यहां पे अमोर्टाइज कॉस्ट है, और वहां पे कलेक्शन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है भाई? पक्की बात है? चलिए जी, यानी अब जल्दी जल्दी तुम लोग बताओगे। मैंने कहा कंपनी परचेज 15,000 डिबेंचर्स फॉर द पर्पस
ऑफ कलेक्टिंग इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, चुप हो जाऊं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ओके, हमने कहा कि भाई कंपनी परचेज 10,000 डिबेंचर्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, वेरी गुड। हमने कहा कंपनी परचेज 10,000 डिबेंचर्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, बट इफ प्राइसेस आर फेवरेबल वी कैन सेल, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो जैसी आपकी इंटेंशन होगी वैसी उसकी अकाउंटिंग होगी। पहले तो यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। बिल्कुल होता है भाई मुस्तफ़ा। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ रिजवान, क्या हाल है? अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल कर लूँ? सही है, मैं तुम्हें करता हूँ। ओके। अभी अभी रख लेंगे फैजान, क्विज सीख तो लें। किसमें? अच्छा, यहां पे सुन लो, एक अच्छा सवाल है जानी, प्लीज सुनना। यहां पे इररिवोकेबल ऑप्शन नहीं है। यहां पे यहां से वहां जा सकते हैं, वहां से यहां पे आ सकते हैं, बट फिर कह रहा हूं कि रिक्लासिफिकेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। उसकी अकाउंटिंग फिर इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव होती है कि कोई इंपैक्ट ना दिखे। बात समझ आ रही है? देखो वहां पे तो अलाउड ही नहीं है, यहां पे अलाउड है, बट इस तरीके से अलाउड है कि पूरे गेन्स क्या होंगे, रिवर्स होंगे। तो उस केस में वो हमने सीखना है फाइनल में, रिक्लासिफिकेशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। पर हाँ, एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न, अच्छा सवाल है कि सर इक्विटी सिक्योरिटीज में कौन सा ऑप्शन होता है? इररिवोकेबल ऑप्शन। साथ साथ बोलोगे, इक्विटी सिक्योरिटीज में कौन सा होता है? इररिवोकेबल ऑप्शन, क्योंकि वहां पे उसके बाद मूव करने के चांसेस नहीं है, या तो यहां या तो वहां। यहां पर भी इंटेंशन के हिसाब से आप एक जगह आ सकते हैं, बट हाँ, अगर आपने 10 साल के लिए कोई बॉन्ड परचेज किया हुआ सिक्योरिटी, तो आप उसको मूव करवा सकते हैं, बट उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। वो रीक्लासिफिकेशन अब IFRS 9 के फाइनल में सीखेंगे। क्लियर है? पर यहाँ पे आपने इनिशियल रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट सीखनी है, ट्रांसफर्स आपने नहीं सीखने। सही है जी? लेकिन हमने तो सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर किया है हमेशा। आएंगे अहमद। मुस्तफ़ा, बात नहीं समझा तुम्हारी। मुस्तफ़ा कह रहे हैं सर हमने तो सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसीडर किया है हमेशा। हमने कब कंसीडर किया? भाई मुस्तफ़ा कह रहे हैं इक्विटी सिक्योरिटीज में प्रीमियम नहीं होता। क्या प्रीमियम नहीं होता? 10 रुपए से ऊपर होता है, वो क्या होता है? अगर किसी कंपनी की बेसिक वैल्यू 100 रुपए और तुमने 122 पे परचेज किया, वो 22 रुपए क्या है? प्रीमियम है। तो भाई बिल्कुल होता है। मुस्तफ़ा क्लियर है? बिल्कुल होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसके ओवर एंड अबव होती है। सेट है? ओके जी। अब सर एक सवाल करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI के ऊपर। सही है जी? 1 मिनट दीजिएगा बस, हम जरा यहाँ पे वन नोट निकाल लें। अच्छा जी, प्लीज इधर फोकस के साथ। मैं आपसे सिर्फ ये चीज आपको गाइड करूंगा, आप मुझे 1 साल आगे तक पहुंचाएंगे और फिर मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा, तो बहुत ही केयरफुली करना है इसको। हाँ, अभी हम अलग मॉडल सीख रहे हैं जिसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। बहुत केयरफुली, हाँ पहला साल सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि जितना टाइम है हमारे पास बल्कि पूरा ही हो जाएगा, पर फोकस होकर देखना, आराम से 7 बजे तक कर लेंगे इधर। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, जब आप PPE को परचेज करते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, इनिशियली वो किस पे आता है? कॉस्ट पे। ये भी किस पे आएगी? फेयर वैल्यूएशन कब होती है? साल के एंड में। अब जरा कनेक्ट करता हूं तुम लोगों को ताकि ये लॉजिकली आसानी से भेजे में फिक्स हो जाए। मेरा ये मानना है कि आप पहले इसको कैपिटलाइज करें और फिर इसको अमोर्टाइज करें, साल के आखिर में पहुंच जाएं, उसके बाद देखते हैं कि इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। साल के आखिर तक तो पहुंचा सकते हो ना। इनकम किससे बुक करोगे? IRR से। जल्दी से पहला साल करके दिखाओ जल्दी से।
अभी देखते हैं ना, पहले तो उतना बनाओ जितना बताया, जगह खाली रखना, जगह खाली रखना, ऐसा नहीं है। हाँ सही है। पहला साल करना है बस अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से, पहला साल, क्योंकि पहला साल में तो अकाउंटिंग सेम ही होगी ना। जैसे पीपी डेप्रिशिएट होता है, कैरिंग अमाउंट आती है ना, कैरिंग अमाउंट को किस पे लेके जाते हैं, फेयर वैल्यू पे। तो यहाँ पे पहले आप कैरिंग अमाउंट निकालें। हो गया पहला साल। देख रहे नखरे इसके। हाँ जी, पहला साल हो गया जानी। चलिए जी, आप लोग मुझे ये बता दें भाई, पहले साल के अंदर अगर हम ये कहें कि फेस वैल्यू कितनी है, 280, यहाँ तक कोई मसला। चलें जी, अब यार प्लीज़ बड़ा सुकून और तामुल से आप लोगों ने देखना, और यहाँ पे मुझे शेड्यूल बनवाना है। हमने ये कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि ओपनिंग इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, सही है जी, ये सीन है। अब मैंने कहा कि हमारा पहला साल जो है वो है 2020, ऐसा ही है भाई, 2020, और 2020 की शुरुआत होती है 302,000 से। 302,000 पे आपने इंटरेस्ट बुक किया होगा इस वाले रेट से 7.0057, 7.0057%, और आपने कहा सर ये आपका इंटरेस्ट आ गया कितना, 57, कैश कितना, क्लोजिंग 295,157, यही है भाई। अच्छा जी, अब ज़रा प्लीज़ यहाँ पे सुकून से समझिएगा। मैंने ये कहा कि सर मैं यहाँ पे एक एंट्री बना लेता हूँ पहले साल की। पहले साल की एंट्री मैंने ये बनाई कि मुझे कैश मिल गया 28,000 रुपये का, इंटरेस्ट इनकम आ गई 21157, और इन्वेस्टमेंट गिर गई कितने से, 6843। सर आप ये मानते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है ये वाली 6843, दिस इज अमोर्टाइजेशन ऑफ 1 ईयर, जिसके अंदर ये प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो रहे हैं, अमोर्टाइज हो रहे हैं। कम हुआ ना। आप सिंपली अपनी 302,000 में से इसको माइनस करो तो यही आता है क्लोजिंग। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और मैंने कहा कि सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट। मैंने कहा कैरिंग अमाउंट आ रही है 295157। अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल ना होता तो बाखुदा तुम लोग ही वो शख्स होते जो इसको बैलेंस शीट में ले जाते कितने पे, 29
5157 पे। पर क्या अब मेरा मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट है या क्या है? फेयर वैल्यू। अच्छा भाई हमने, अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इस चीज को याद रखना। अच्छा भाई मैंने कहा कि सर अब आ जाएं, आप यहां पे लिख दें फेयर वैल्यू। अच्छा अब मैं सवाल में गया, सवाल में जाके मैं देखता हूं कि भाई मेरी फेयर वैल्यू आ रही है 299। तो ये कभी सही नहीं होगा भाई। 299,000 हमने कहा भाई सही है, 299,000। फेयर वैल्यू मेरी कैरिंग अमाउंट के मुकाबले में ज्यादा है कम है? ज्यादा है। चलो जी कितने से ज्यादा है? मैंने कहा कि भाई मेरे पास फॉर द ईयर का गेन आ गया। मैंने यहां पे फॉर द ईयर लिख दिया, कितना बताया आपने? 3843। अच्छा अब मुझे आप गाइड करें हल्का सा, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट अभी मौजूद है 295,157 पे, इसको पहुंचाना है 299 पे, कितने से बढ़ाऊं? 3843 से। तो मैं यहां पर एक एंट्री बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट 3843 से। यहां तक कोई पंगा? चलें जी। और मैंने ये कहा कि सर मुझे ये लगता है कि एजेड के ऊपर भी 3843 होगा, ऐसा क्यों? फर्स्ट ईयर है, ऐसा ही है। यहां तक कोई पंगा? पक्की बात है। चलिए जी एक हमने सिंपल कॉन्सेप्ट ये सीख लिया। अब मेरी बैलेंस शीट में यहां पे बनाते हैं, मेरी बैलेंस शीट के अंदर आप लोग बताएं इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? इसको हम पूरा जुमरे में लेते हैं। मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही होगी 2020 में 299,000 की, यही है। ये इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू, ये इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है। चलिए जी आगे लेके चलते हैं। मुझे बताओ अब अगला साल शुरू हो गया कौन सा? 2021 का। अब जरा प्लीज यहां पे फोकस करना क्योंकि मैंने यहां पे एक चीज चेंज करनी है। मैं अगर वैसे आपको एक बात बताऊं समझने के लिए, इधर आप यहां फोकस करें कि मेरे पास अब मेरी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है 299 पे। सर अमोर्टाइज कॉस्ट में बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा बेटा, अमोर्टाइज कॉस्ट में बैलेंस शीट में 295157 जाता है ना, वो तो अभी तो हम करते हुए आए। पर अब कितना जाएगा बैलेंस शीट में? 299,000। यहां पे ओसीआई भी चिपका देता हूं तुम्हारे लिए। ये आ गया 3843, ये साथ साथ लेके चल रहे हैं हम। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं प्लीज यार फोकस के साथ, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे जल्दी बताओ? 299,000 पे। पर मैं आपको ये कहूंगा, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आपने ये जो शेड्यूल है इससे शुरू करना है। प्लीज सुनिएगा, यही सिखाना है अभी, यही समझाना है अभी, सुनिएगा। क्या आप ये बात मानते हैं कि 299,000 अगर मैं ओपनिंग में रख देता, ये की एलिमेंट है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का, कॉम्प्लेक्स ही यही है। अगर मैं 299,000 ओपनिंग में रख देता तो 299,000 इंक्लूड्स ओसीआई। 299,000 आप इस बात को मानते हैं कि ओसीआई पीएनएल में नहीं जाता। तो अगर मैं शुरुआत 299,000 से कर लेता तो 299,000 के अंदर ओसीआई है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता, जो कि लगना नहीं चाहिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड आपको यह कहता है आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखें और फेयर वैल्यूएशन को अलग रखें। वापस से रिपीट करता हूं, आइडियली कोई तुमसे पूछे बैलेंस शीट में अल्लाह की कसम इन्वेस्टमेंट कितने पे, मैंने लिख भी दिया है 299,000 पे, ये कोई शक नहीं है इसके अंदर कि ये इतने पे। पर मैं कह रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन आप इस शेड्यूल के अंदर ओपनिंग फेयर वैल्यू रखेंगे या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज टेक्निकली योर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। क्योंकि अगर मैं यहां पे 299,000 को रखता तो ओसीआई के बैलेंस पे क्या लग जाता?
इंटरेस्ट जो कि पीएनएल में नहीं जाएगा, ऐसा ही है। तो यानी अकाउंटिंग के लिहाज से हम 299,000 पे हैं, पर कैलकुलेशन के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जो कि अमोर्टाइज कॉस्ट की वैल्यू है। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? पीछे जानी क्लियर है सबको? ओके, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो तो आगे चलें। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां से देख सकते हैं 299 नहीं रखा मैंने। जल्दी से बताओ बाकी सारे बच्चे, भाई जल्दी, आगे भी करना है। ओके, अब लगाओ इसके ऊपर इंटरेस्ट 20678। अच्छा, अब वापस लॉजिक देखो, अगर मैं 299,000 रखता है यहां पर तो उस पर इंटरेस्ट आता ज्यादा, तो क्या वो जेन्युइन इंटरेस्ट होता या ओसीआई पे इंटरेस्ट जो कभी सामने वाले ने कमिट ही नहीं किया, जो कभी सामने वाले ने कमिट ही नहीं किया? तो वो यही तो कह रहा हूं मैं, तुम फेयर वैल्यूएशन करो, तुम्हें मना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखो, फेयर वैल्यूएशन को अलग रखो। क्लियर है भाई यहां तक? आगे मैंने ये कहा, अब मैं आ गया 28,000 पे, 287,835। अब जरा बात समझिएगा, पहले मुझे इसको अकाउंटिंग करके यहां पहुंचाना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि भाई अब अगर मैं दूसरे साल की एंट्री बनाऊं और दूसरा साल है हमारा, तो आपको कैश कितना मिला? इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट गई कितने से? 7322। यही है भाई? अच्छा भाई प्लीज खुदा के वास्ते अब फोकस होके देखना है इधर, क्योंकि अब हमें कनेक्शन बनाना है यहां पे। 7322 कैलकुलेटर निकाल लो जल्दी से। दो बातें पूछूंगा, सही बताना, ताकि यहां पे फिगर लिखनी है मैंने। आपने साल की शुरुआत कहां से की थी? 2 गलत, आपने साल की शुरुआत की थी 299,000 से। देखो ये रही बैलेंस शीट में, साल की शुरुआत हुई थी 290, आपकी किताबों के अंदर ये 299,000 पे ही है। बैलेंस शीट में एक्चुअल में अकाउंटिंग तुमने की है भाई 299,000 पे ही है, सिर्फ मैंने कैलकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा हुआ है। क्या मैं कह सकता हूं तुम्हारी 299,000 की इन्वेस्टमेंट में इतने की कमी आई है? अब अगर मैं तुम्हें बता पाऊं, समझिएगा, अगर तुम ये बात पिक करेगा ना, गेम ऑन है। 299,000 इंक्लूड्स योर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट प्लस ओसीआई गेन। 299,000 इंक्लूड्स प्लस, मैं कह रहा हूं ओसीआई गेन तो साल के आखिर में चेंज होगा ना, वो अपनी जगह ही है। मैं कह रहा हूं 299,000 के अंदर जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी उसमें से फिर कुछ अमोर्टाइज हुआ है जो इस साल हुआ है। तो 299,000 में ओसीआई को वैसे ही रहने दो, अमोर्टाइजेशन माइनस करो, तुम्हें मिल जाएगी कैरिंग अमाउंट। क्या मिल जाएगी? कैरिंग अमाउंट। कोई आपसे आज के बाद बेवकूफी वाला सवाल करे, क्या मैं कह सकता हूं कि 2878 कैरिंग अमाउंट है? नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट है। क्या ये कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए इसके अंदर ओसीआई भी डालो, वही आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब ये लॉजिक समझ आई? मैं तभी बिल्कुल बच्चों की तरह एक अमाउंट माइनस, ताकि लॉजिकली क्लियर हो। भाई जल्दी से यार, ऑनेस्टली बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जानी क्लियर है? ओके, जल्दी से। अब मुझे एक बात बताओ, 299,000 में से इसको माइनस करो, 7322 19,678, यही है भाई? अच्छा भाई, अब हम ये कहते हैं कि भाई ये हमारी है कैरिंग अमाउंट, और हम अगर ये देख लें कि ये ऐसे निकली है, हम यहां पे लिख भी देते हैं कि 299,000 माइनस 7322। तो टेक्निकली हमारा सोचने का नजरिया और तरीका ये है कि फेयर वैल्यू इंक्लूड्स ओसीआई प्लस अमोर्टाइज कॉस्ट। ओसीआई अपनी जगह है, अमोर्टाइज कॉस्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह, अमोर्टाइज हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कम हो गई। ओसीआई अपनी जगह है। ओसीआई अब कब चेंज होगा? अब जब वापस से इसको क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। वापस से किस पे लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू पे। तो ओसीआई अपनी जगह है, कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अमोर्टाइज हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कम हो गई, ये हो गई।
पक्की बात है। चलिए जी, यानी आप सिंपली भी एक काम कर सकते हैं, पर ऐसे करना नहीं एग्जाम में क्योंकि ये आसान है। आप सिंपल 287835 में OCI डाल दें, यही बनता है, पक्की बात है। चलिए जी आगे। अब मैंने कहा मुझे फेयर वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 283,400। मैंने कहा भाई यहां पे मैं आ गया 283,400 के ऊपर। अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है या इंक्रीज आया है? कमी आई, डिक्लाइन आया, तो लॉस है, पीएनएल में जाएगा, OCI में जाएगा, गेन भी OCI, लॉस भी OCI। कितना है? 82 नेगेटिव है, फॉर द ईयर है। तो आपने एक एंट्री बनाई होगी सर, OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से भाई? 8278, ये बन गई फॉर द ईयर। आप मुझे बताएं अब आपके पास एजेड के ऊपर लॉस आ गया, एजेड के ऊपर। चलें जी, मुस्तफ़ा क्या कहते हो? 7322, यानी 7322 बैलेंसिंग फिगर है ना। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट मुझे बता दें 2021 की, 283,400। हमने कहा 283,400, 4435 का लॉस आ गया, नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा भाई, अब आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि सर ये फेयर वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? वो तो होगी, होने दे। नहीं सुने, समझ लें, जब इतना आपने लॉजिकली समझ लिया, सुनो मेरी बात, एक बताऊंगा, बात क्लियर हो जाएगी। मार्केट्स को भी देखना है तुम्हें। वैसे ही कभी जब मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ या पूछता हूँ तो मैं उससे बोलता हूँ कि वाई फेयर वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी चेंजेस, बोलता है बिकॉज इट चेंजेस। बोलता है क्या? बिकॉज इट चेंजेस। मैं कहा वाह भाई वाह, बिल्कुल सही जा रहा है। इधर सुनो मेरी बात, समझो, एक गेम, एक बात समझते हैं क्योंकि आगे मुझे कनेक्ट करना है ना, लॉजिकली सीख लो। मैंने ये कहा कि मैंने एक सिक्योरिटी परचेज की 10% पे, कितने परसेंट पे? 3 साल की सिक्योरिटी, एक कैटेगरी कंपनी 10% का सूद दे रही है मुझे। अच्छा बात समझिएगा, मार्केट में दूसरे लोगों ने इसी तरीके की सिक्योरिटी, इसी रिस्क एपेटाइट की कंपनी ने इशू कर दी 14% पे। मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी कम, क्योंकि अब लोग कहेंगे, क्योंकि देखो अगर मुझे पैसे इन कैश करवाने होंगे ना, मैं बोलूंगा मुझे नहीं रखना 3 साल के लिए, मुझे बेचना है, मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, लोग मुझे कहेंगे क्या हम बेवकूफ हैं कि मैं तुझसे खरीदूं? नहीं, यही बात समझ। देखो 10% की सिक्योरिटी मैं लेके घूम रहा हूं, मार्केट में कितने की चल रही है? 14% की। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब मार्केट में 14% की मिल रही है, क्या मुझसे कोई बाय करेगा? अगर करेगा तो मुझे बोलेगा सस्ती बेचो, अगर करेगा तो मुझे बोलेगा। तो इस केस के अंदर मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। आप इसमें अपेरेंटली देखें, पहले साल में तुम लोगों ने बता दिया, मान जाऊंगा, पहले साल के अंदर हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हुई है? इसका मतलब यह है कि मार्केट में रेट्स और हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू, क्योंकि हमारे रेट्स क्या होंगे, दूसरे साल में क्या हुआ है, तो हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू कम है, लोगों की सिक्योरिटी की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं अपनी सिक्योरिटी ऑफर करने भी जाऊंगा तो मुझे कोई पैसे देगा भी तो कम देगा। लॉजिक समझ आ रही है? अब एक और गेम सीख लो तो यहां पे कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आखिरी साल है ना, ये कहानी यहां खत्म होगी। मुझे ये लगता है जब इसकी मैच्योरिटी आएगी, जब इसकी मैच्योरिटी मतलब रिडेम्पशन, उस वक्त तुम इसको ना ज्यादा पे बेच सकते हो ना कम पे, क्योंकि अब वो रिडीम होगी, जितने पे तय हुए थे उतने पे ही। कोई बेवकूफ है तुमसे एक दिन के लिए खरीदेगा और बोलेगा नहीं यार इतने पे नहीं। तो याद रखना, रिडेम्पशन डेट के ऊपर रिडेम्पशन वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या हो जाती है, चाहे एग्जामिनर बताए या ना बताए। खुद सोचो, एक बंदे ने एग्री किया हुआ मैं तुझसे इतने में वापस लूंगा, तो क्या उसमें कोई कमी पेशी हो सकती है? नहीं, क्योंकि जो एग्री हुआ है अब वही मिलेगा। तो मैं बताना ये चाहता हूं इन बातों में, आखिरी दिन पे एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल 0 हो जाता है। आखिरी दिन पे एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल 0 हो जाता है। जो कमाना होता है फिर वो इंटरेस्ट रह जाता है, दैट्स इट। उसके अलावा आपके पास कोई कमी पेशी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं कौन सी डेट के ऊपर,
रिडेम्पशन डेट के ऊपर। कौन सी डेट के ऊपर? आखिर बार बता दो, रिडेम्पशन डेट पे फेयर वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल फॉर एडिशनल गेन और लॉस। क्लियर है भाई? चलें जी, अब तुम लोग मुझे गाइड करो। यहां पे आखिरी साल है, यहां पे अगर मैं 2022 रखूं तो मुझे रखना चाहिए यहां पे 283400, 2878, 287835। इसके ऊपर इंटरेस्ट चिपकाओ 20165। हमने कहा ये आ गया 280 आ गया। सर मुझे लगता है ये मेरी कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट कुछ और है। अच्छा भाई, पर अब हम जरा यहां पर 2021 है, कैश कितना है? इंटरेस्ट इनकम कितनी? 20165। हमने कहा 20165, सेवन 835। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बात बताओ, तुम साल के शुरू में 2878 पे थे या 283 पे थे? वेरी गुड। 283400 में से आप माइनस करें 7835, 275565। सर ये आ गई हमारी कैरिंग अमाउंट। चलिए जी, और फेयर वैल्यू कितनी है? क्योंकि देखें रिडेम्पशन वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू 44, तो एजेड पे हो गया आपका, होना भी चाहिए था 0, क्योंकि मैंने अभी सिखाया कोई एडिशनल गेन लॉस नहीं बचेगा, सब क्या हो जाएगा? 0। तो हमने ये कहा आखिर में एक एंट्री बनाएंगे हम, इन्वेस्टमेंट डेबिट 4835, 48 है ना, 44 है, ओके जी। ये आ गया भाई हमारे पास 4435। यानी ये लॉजिक क्लियर हो गई, पक्की बात है। यानी सर फेयर वैल्यू तो ओसीआई में भी कोई गेम मसले वाली बात नहीं है। अच्छा यूं कहूं मैं अगर समझाने के लिए, फेयर वैल्यू तो ओसीआई में अमोर्टाइज कॉस्ट का शेड्यूल अपनी जगह चलता रहेगा। कैरिंग अमाउंट निकालोगे किससे कंपेयर करोगे? फेयर वैल्यू से। कैरिंग अमाउंट निकालोगे किससे कंपेयर करोगे? और कैरिंग अमाउंट निकालने का तरीका है लास्ट फेयर वैल्यू माइनस अमोर्टाइजेशन। साथ साथ बोलोगे लास्ट फेयर वैल्यू माइनस अमोर्टाइजेशन, यू विल अराइव एट कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट किससे कंपेयर होगी? या तो गेन होगा, गेन होगा तो कहां जाएगा? ओसीआई। लॉस होगा तो कहां जाएगा? ओसीआई। और शेड्यूल बनाते वक्त याद रखना, शेड्यूल में ओपनिंग फेयर वैल्यू नहीं होगी, वो होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, जो कि होगी अमोर्टाइज कॉस्ट। भाई बात क्लियर है? मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। ये मैं दे देता हूं आपको PDF जी।